अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान का आइन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग यूँ है कि हमारे सियासतदान मुख्तलिफ़ शिक़ों की तशरीह, मौक़े, माहौल, सियासी वाबस्तगी, कबूलियत, मकबूलियत और बयानी की मुनासिबत से बदलने में काफ़ी महारत रखते हैं। आइन में हर मामले पर क्लैरिटी मौजूद होने के बाद भी हर दफ़ा एक नया इबहाम आ जाता है जो एक नए आइनी बहरान को जन्म देता है। अभी हम इस सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढ पाए थे कि इलेक्शन कौन सी तारीख को होंगे, के साथ ही एक नया सवाल खड़ा हो गया और वो ये कि इलेक्शन की तारीख आखिर देनी किसने है। अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब एक ख़त लिखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसमें वो ये कहते हैं कि जी आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत मैं इस बात का पाबंद हूँ कि असम्बली तहलील की तारीख के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करूँ और चीफ इलेक्शन साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हमारे साथ मुलाकात करें ताकि हम किसी तारीख पर कंसेंसस कर सकें। मगर जवाब में इलेक्शन कमीशन उनको ये याद दिला देता है कि सदर साहब, इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में 26 जून को तो एक तरमीम कर दी गई थी जिसके बाद अब ये इख्तियार आपसे लेकर हमें दे दिया गया है, लिहाजा आप ज़रा हौसला कीजिए। तो अब यहाँ ये सवाल खड़ा हो गया है कि जिस पर मुख्तलिफ वकला और सियासतदान अपनी अपनी सियासी वाबस्तगियों के लिहाज से इंटरप्रिटेशंस करते नज़र आ रहे हैं कि ये इख्तियार आखिर है किसका। इस पर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। अच्छा, एक तरफ ये कशमकश है तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इंतखाबात 90 रोज़ में कराने पर डट चुकी है और ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे गए तो आइनी बहरान पैदा होगा। फिर ये भी कहा कि हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का पाबंद है। यहाँ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी को वाकई आइन का इतना पास है या फिर इस आड़ में वो कोई सियासी फ़ायदा लेना चाहती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार ज़फ़ी साहब, राव खालिद साहब और आसिमा अवदूद साहिबा ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपके ख्याल में किसका इख्तियार है इलेक्शन कमीशन की तारीख देने का, क्योंकि खुसूसी तौर पर अगर आप इलेक्शन एक्ट में होने वाली तरमीम को मद्देनज़र रखें? देखिए रामीन, सीधी सादी बात यह है कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ? चलिए, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ इस बात पे, मैं कोई ख़ास एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं है, मैं रोज़ ऐसे सवालों के साथ नहीं डील करता हूँ, मगर फिर भी आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि अवाम को, मुझे और लोगों को पूछना ज़रूरत क्या थी। सीधी सादी बात ये है कि अगर आपको पता नहीं था कि क्या प्रेसिडेंट जब डिज़ोल्व करता है असेंबली 58(1) के तहत वो इलेक्शन डेट देता है और जब प्राइम मिनिस्टर कहता है फिर 58(2) के तहत इलेक्शन कमीशन देती है, ये हम तो सोचते थे ये हमारा ये हम जानते हैं, हमने सोचा हम ये जानते हैं, मगर नो, अब लगता ऐसे है कि ये भी हम नहीं जानते हैं। तो अगर हम ये नहीं जानते हैं और इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन इस पे क्लियर नहीं है और ऐसी बातें हुई हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, तो व्हाई डोंट वी आस्क द सुप्रीम कोर्ट? माने प्रेसिडेंट साहब खुद उनको पता नहीं है तो खुद क्यों नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट को? अच्छा चलिए, वो सुप्रीम कोर्ट को अगर नहीं पूछा, उनका जो लॉ एडवाइज़र बैठा हुआ है 5 लोगों के साथ उनके प्रेसिडेंसी में, उनका जो स्टाफ है, उनका जो दफ्तर है, जो हम लोग उनको पैसे देते हैं, टैक्स पेयर्स मनी, उनसे क्यों नहीं पूछा? कुछ तो निकालता उधर से। और जब अगर वो कहते कि ये डेट है और फिर वो सोचता कि ये क्लैश हो रहा है, मुझे ईसीपी कुछ और कह रहा है, तो फिर उनको फॉरवर्ड करते और ये 2 लीगल एक्सपर्ट्स को कहते हैं रिजॉल्व द मैटर, और अगर वो नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को जाते। ये क्या वजह है कि हम वी आर सैडल्ड विद दिस जब ये कुछ और लोगों का काम है? यानी हिलाली साहब, आपकी राय में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चले जाना चाहिए। आसमा साहिबा, अब जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त का जवाब दिया उसमें पहले तो उन्होंने आइन के कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया, आर्टिकल 48(5) का जिक्र किया, आर्टिकल 58(2) का जिक्र किया, आर्टिकल 58(1) का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस सब पर फ़ौक़ियत दे दी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 को। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है एक एक्ट को, एक कानून को आइन पर मुकद्दम रखना? देखिए जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट,
और एक एज अ लेमैन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशल मैटर्स पे हालांकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मेरी नॉलेज के मुताबिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो आपकी पूरी कंट्री को कोहेसिव रखता है, जो पूरी कंट्री को एक डायरेक्शन देता है, आपकी डेमोक्रेसी को डायरेक्शन देता है। सुप्रीमेसी उसको इसीलिए उसको तब्दील करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, क्योंकि उसने पूरी फेडरेशन को साथ लेके चलता। अब यहाँ पे इतनी एक कॉम्प्लेक्सिटी हर चीज में से डिराइव हो जाती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में लॉज है, हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं जिनको मैनिपुलेट किया जाता है। और अब एक ऐसी रिवायत पैदा हो गई है कि लूप होल्स को मैनिपुलेट करके एडवांटेजेस डिसीजंस लिए जाते हैं। उन एडवांटेजेस डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या हो इररिस्पेक्टिव। मुझे तो इस दफा इस पिछले कुछ अरसे में ऐसा लगा है कि वी आर परसुइंग डेमोक्रेसी लाइक देयर इज नो टुमारो फॉर पाकिस्तान। ये आज ही है जो है, इससे क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, किस तरह कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्या एट स्टेक हो रहा है, इसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं दी जा रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त की हम देखें ना, जैसे सर ने कहा कि अगर हम इसे सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की क्या वक़्त रही है पिछले दिनों? क्या आपके प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गए 90 दिन में? बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की इट इज लाइक द गेम प्लान इज लाइक दैट। आप एक चीज को सुप्रीम कोर्ट पे ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता। जो कोलिजन ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसने बेसिकली डेमोक्रेसी को क्या पाकिस्तान के फ्यूचर को मेरे मुंह में खाक जेबटाइज कर दिया। तो इसमें हम ये इस चीज को सोचना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो। जब हम चीजों को अपनी जगह पे इम्प्लेस करके ही चलेंगे, तभी डेमोक्रेसी का टुमारो होगा, तभी पाकिस्तान का एक प्रॉस्परस टुमारो हो। यहाँ पे जिस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी इस वक्त हम फेस कर रहे हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट, ये बेसिकली सर की बात बिल्कुल ठीक है कि ये आपके जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बैठ के रिजॉल्व करेंगे, नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन शुड हैव सम वैल्यू, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, जो कि हमें नजर नहीं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को लोगों से ले लेंगे ना, अगर हम ये जुडिशरी को लोगों से ले लेंगे, दैट इज देयर फाइनल रिजॉर्ट, दैट इज देयर फाइनल वेलबींग, दैट इज देयर फाइनल प्रोटेक्शन। ये देखिए इसका स्कोप कितना बड़ा है और कितना वाइड है, और हम कितना कैजुअली इस चीज को लेके आगे चल रहे हैं और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, आपकी दानिस्त में या जितने भी अभी तक आपने कानूनी माहिरीन की राय भी सुनी होगी, आपको कौन सा पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आता है? किसका ये इख्तियार है, इलेक्शन कमिश्नर का है या सदर का? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी हो रही है इसके अंदर, तो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल और जो रिव्यू जजमेंट एक्ट था, उस पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक शक थी कि कोई भी ऐसा कानून जो आइन से मुतसादिम हो वो गलत होगा। तो आपको लगता है इससे भी हमें हिंट मिल जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो फिर शायद ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम का कदम हो जाए? देखिए, बहुत सी मिसालें मुख्तलिफ ज़रबुल मिसल हैं। फ़ारसी के खुए बदरा बहाना बसियार, तो वो जब आपने कोई चीज़ ना करनी हो, जिस जान छुड़ानी हो या करनी हो, तो कोई भी बहाना उसके लिए बनाया जा सकता है। एक बड़ी क्लियर चीज़ है, इसमें कोई एम्बिग्विटी कहीं पे नहीं है कि आप कहें जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से छोटी है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ी, ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता। दुनिया जहान में जहां कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, रिटन या अनरिटन फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा प्रिवेल करता है किसी भी लॉ के ऊपर। अगर कंट्राडिक्शन आती है या कोई कंट्राडिक्शन नहीं भी होती तो कन्फ्लिक्ट भी आ जाए तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। अच्छा, फिर हमारे पास 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्म है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी पूरी डिबेट आपके पास रिकॉर्ड में लाइब्रेरी में मौजूद है। आप इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स आप देख सकते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या थी, कौन सी उन्होंने अगर तरमीम की या कोई लॉ बनाया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ऐड किया, तो उसकी वजह क्या थी, उसका जो पर्पस था, उसके पीछे हिकमत क्या थी, वो सारी आपके सामने आ जाएगी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है जिसमें सदर अपॉइंट करता है डेट, एक है जिसमें इलेक्शन कमीशन करता है, जब ऑटोमेटिकली पूरी मुद्दत होने के बाद डिसॉल्व हो सकती है। फिर हमारे पास प्रैक्टिस पूरी मौजूद है
हमारे यहाँ पहली दफ़ा तो इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये शेड्यूल नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पूरी प्रैक्टिस मौजूद है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। किस वक्त जब अर्लियर डिज़ोल्व हुई तो हमने क्या किया और जब बाद में हुई तो क्या किया। ये जो आर्टिकल ऐड किया गया है बदनीयती के साथ, एक सेक्शन में अमेंडमेंट की गई है इलेक्शन कमीशन में, जस्ट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी। पता उनको भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब सदर का इख्तियार मौजूद है तो उसको लॉ से आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया गया है। उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ा क्लियरली कहते हैं जो प्रेसिडेंट का इख्तियार है वो है अपॉइंट अ डेट। बिल्कुल। जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आता है उस अपॉइंट अ डेट के नीचे जब सदर वो अपॉइंट कर देते हैं, शेड्यूल की तारीख देना, उसकी किस तारीख को पेपर लेंगे, किस तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर उनको स्क्रूटनी करेगा, किस तारीख को फाइनल होंगे और कब इलेक्शन की वो जो है बंद हो जाएगी, मुहिम बंद हो जाएगी और किस दिन पे फाइनल पोलिंग डे होगा। तो ये बुनियादी तौर पे फिक्स अ डेट और इशू अ डेट या इशू अ शेड्यूल, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अपॉइंट अ डेट प्रेसिडेंट का इख्तियार है, उसने अपॉइंट करनी है जब उसकी डिस्क्रिप्शन पे डिसॉल्व होती है। एक बड़ा एतराज़ किया जाता है जी प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी, असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर करेगा उसको एडवाइस? केयर टेकर करेगा या जो चला गया है उनमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर करेगा? तो ये सदर की डिस्क्रिशनरी पावर है और इसको डिस्क्रिशनरी पावर को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, इसलिए ये इसमें तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ये ऐसे ही बहानेबाजियां हो रही हैं। आइन के अंदर 60 और 90 दिन का तो क्लियर है ना इलेक्शन कराने का। क्या उस पर अमल किया इलेक्शन कमीशन ने? उसको माना, उसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुई ना, कोई चेंज नहीं हुआ कि 60 में नहीं 70 दिन में होंगे या 90 नहीं 200 दिन में होंगे, तो उस पर कौन सा अमल कर लिया? तो ये तो बहानेबाजियां हैं, जितनी मर्जी बहानेबाजियां कर रहे हैं। दूसरा डिसग्रेसफुल एटीट्यूड है। प्रेसिडेंट ने अगर बुलाया था उनको जाके ये बात बता दें यार, आप कहें नहीं जी आप ये ठीक नहीं कर रहे, ये इस तरह से होना चाहिए, या लीगल एक्सपर्ट्स को साथ ले जाए, उनको कायल कर ले, वो कह देंगे अच्छा ठीक है जी हम, या मिलके तय कर लेंगे जी इस दिन में हम कर लेंगे। तो ये ऐसे बिला वजह एक सबसे बड़े ऑफिस की तौहीन करने की कोशिश भी की जाती है, आइन और कानून का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम को ये भुगतना पड़ेगा आगे चल के, जब ये ड्यू कोर्स हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, इनको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल ऐसी है, ये आइन की बड़ी हमें सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और सेलेक्टिव अर्ज नज़र आती है मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से। उसकी एक मौजूदा मिसाल हिलाली साहब पीपल्स पार्टी की भी है। जब केपी और पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ गई थी, 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, तब नहीं वो इस बात पर जोर दे रहे थे, मगर अब अचानक उनको याद आ गया है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, इससे आगे नहीं जाएंगे, बट डट गए हैं वो। क्या वजह आपको लग रही है? क्या कोई सियासी फ़ायदा है उनका? कोई फ़ायदा नहीं है, फंस गए हैं। दे फॉलन इनटू अ ट्रैप। जब आप एक दफ़े कहते हैं 90 दिन पे आप नहीं अमल कर रहे हैं और फिर आप कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि आप कहते हैं नहीं होना चाहिए, हम तैयार नहीं हैं, तो फिर बाद में आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि इट सूटेड यू देन? नहीं, अब आप तो फंस गए हैं। अब एक दफ़े आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें तो आप कैसे कह सकते हैं, किस मुंह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चलो? अब बात असल ये है कि मज़े की बात हो गई है। अब उनको पता नहीं है कि कब डेट मिलेगा, 90 दिन 180 दिन कब मिलेगा? शायद मिला ही नहीं, 6 महीने 8 महीने के बाद भी नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? देखिए, जो पार्टी बगैर पावर की रह नहीं सकती, जो पार्टी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बगैर रह नहीं सकती, जो पार्टी को अब पार्टिसिपेशन कर ही नहीं सकती फेडरल गवर्नमेंट में, वो तो डर गई है। पावर एंड पेट्रनेज हमारे पास नहीं है, हम तो कांप रहे हैं। सही बात। और क्या होगा? और आपको मैं बड़े अच्छे चीज़ें बताऊं, अब तो ये हो रहा है कि उनके लोग जो बाहर जाना चाहते हैं मुल्क से, उनको भी रोका जा रहा है। अच्छा, आप पूछिए उनसे कितने तुम्हारे लोग रोके गए हैं और किस बेसिस पे रोके गए हैं। और उनको एक और चीज पता है कि नून चाहती है कि डिले हो। क्यों चाहती है डिले हो? इसलिए कि पब्लिक भूले जो हिमाकतें उन्होंने किया था पीडीएम के नाम पे, जब वो बैठे साहब बैठे हुए थे
अब वो ये नून जो है सोच रहे हैं यार टाइम गुजरने दो, वो हमें भूल जाएंगे, केयरटेकर्स पे आ जाएंगे, केयरटेकर्स को पकड़ने लगेंगे, उनको गाली देने लगेंगे, वील बी ऑफ द हुक। हम तो कहेंगे हमने जो करना था कर दिया, अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि ऐसी बातें हो। देखिए सीधी सादी बात यह है कि इन लोगों ने देव बीन कॉट बाय देमसेल्फ, अपने हरकतों ने इनको ये इस नेच पे ले आए हैं। आपको हैरान होंगे उनके लीडर्स कोर कमेटी के, वो बाहर नहीं जा सकते, उतार दिया उनको, और फिर जाके बड़े मुश्किल से किधर किधर घूम के इजाजत ली। वाह, ठीक है। आसमा अभी तो शुरू हुआ है मामला। बिल्कुल जी, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आसमा साहब, आपको क्या लगता है क्या वाकई ऐसी गलतियां हुई, मिस कैलकुलेशन कर गई पीपल्स पार्टी? खदशात हैं क्या उन्हें कि अचानक से जमहूरियत और आइन की याद आ गई उनको? देखिए, जो पीडीएम का एक अलायंस था ना, ये था, दैट इज एन अननेचुरल अलायंस। अलहदा miles apart manifestos, miles apart political vision, आपका एक कोई चीज पॉइंट ऑफ कंसेंसस था ही नहीं। इट वाज बेसिकली एक दो आर्क नेमेसिस के दरमियान में एक अलायंस हुआ, और उसका भी कोर यही था कि एक पुल डाउन करना। क्लियर नहीं, आप इस तरीके से एक दूसरे को पुल डाउन करें, और पीपल पार्टी का इस अलायंस के साथ जॉइंट हैंड करना ही बेसिकली उनका जो कोर वर्कर था ना, उसको तो बिल्कुल कंफ्यूज कर गया ना। कि जो एक पॉलिटिकल विजन लेके एक पार्टी चली थी, वो कहाँ अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल कंटेम्पररी के साथ हाथ मिलाती है और फिर एक इवॉल्विंग मेस में कदम रख देती है। उन्होंने खुद को जितना भी साथ इस पूरे मुद्दे से डेविएट करने की कोशिश की हो, मगर दे वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे वर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, दे आर पार्ट ऑफ द बेस्ट दैट जो कि क्रिएट किया गया, जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा है, उसका हिस्सा पीपल पार्टी है, और इसका इम्पैक्ट उसके सेफ हेवन पे आता है। अब सेफ हेवन को रिटेन करने के लिए उनका इंटरेस्ट तो इसी वक्त यही है ना कि अभी इलेक्शन हो जाए, जितना मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं वो कर दें। लेकिन वहाँ पे वो कॉर्नर हो गए। पंजाब और केपी के ऑलरेडी उन्होंने, क्योंकि उनका वहाँ इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने वहाँ पे एक अलग स्टैंड ले लिया। अब वो उन पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका सेफ हेवन है, वो भी उनके हाथ से जाता नजर आ रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में फेडरेशन से तो वो ऑलरेडी आउट थे, सेफ हेवन अंडर थ्रेट आ गया। उनके पास अभी फिलहाल कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो कि लोगों को इंस्पायर करके, अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लेके आएगी। वो हर के से कॉर्नर हो गए, और यही शुरू से जो इस पे लोग एनालिसिस करते थे, तो यही कर रहे थे कि ये इट्स नॉट मोर देन अ ट्रैप फॉर पीपल पार्टी। क्योंकि चले नून लीग के पास, नून लीग हैड नथिंग बट टू टेक, उसका ऑलरेडी जो ग्राउंड पे एग्जिस्टेंस थी वो कॉम्प्रोमाइज थी। वो भी पंजाब की ही पार्टी रहेगी, वो भी फेडरेशन को नहीं एम कर रही। पंजाब में भी देयर वाज अनदर पार्टी दैट वाज थ्रेटनिंग नून लीग, मगर पीपल पार्टी का सेफ है थ्रेट किया। पीपल पार्टी का सेफ है, जहाँ पे उसने बहुत इजीली दोबारा भी 5 साल बाद आ जाना। वही मैंने कहा ना, नाउ और नेवर वाली गेम इन्होंने खेली है। इन्होंने सोचा ही नहीं है कि कल भी होगा, कल के बाद परसों भी होगा, परसों के बाद अगला दिन भी होगा। नाउ और नेवर वाली गेम में सारे के सारे और सारों को इररिपेयरेबल नुकसान हो चुका है इस वक्त तक, अनलेस अमेरिका। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, से कुछ दिन पहले तक, जब तक पीडीएम की हुकूमत थी, तो हम यही बात कर रहे थे कि जिस वक्त सबसे ज़्यादा विन विन पोजीशन में जो पार्टी है वो है पीपल्स पार्टी, और सबसे ज़्यादा नुकसान में इस वक्त नून लीग नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह की कारकर्दगी थी, महंगाई, फिर अभी भी हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो नून लीग पर काफ़ी बार आ रहा था। मगर अब आपको लगता है कि यही सिचुएशन है, या पीपल्स पार्टी को कुछ लूज सिचुएशन नज़र आ रही है, तभी वो अर्ज कर रही हैं इस बात पर कि जी 90 दिन में इंतखाबात कराएँ? देखिए, पीपल्स पार्टी की ओवरऑल पॉलिसी अगर हम रिसेंटली देखें, केपी के पंजाब के इलेक्शन का मसला हो, और फिर यहाँ पे जब अभी नेशनल इलेक्शंस की बात आ रही है, मरदमशुमारी की बात हो, उसकी अप्रूवल की बात हो, तो हमें बहुत मुनाफकत नज़र आती है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और उनकी जमहूरियत जो है ना, वो सिमट के रह गई अपनी ज़ात तक। ठीक है, उनको मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था
कि बिलावल भुट्टो से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि वो बीबी बेनज़ीर शहीद के ज़ेर तरबियत रहे, और नो डाउट बीबी जो है एक सिंबल थी डेमोक्रेसी की, और एक चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। वो तो आसफ ज़रदारी साहब की मेहरबानी से उस जंजीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो सिंध के कहले के देहाती इलाकों तक की अब रह गई हैं वो जंजीरें। तो वो उनसे बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि उन्होंने भी लगता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सिवाय उनके लहजे के कुछ नहीं सीखा। उनके जो असूल थे, जो जमहूरी वैल्यूज़ थी, उस पर उनकी मौजूदगी में, उनके गवर्नमेंट में होते हुए जो हाई हैंडेडनेस हुई है लोगों के साथ, जिस तरह से लोगों के जुल्म किया गया है, जो तशद्दुद किया गया, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ की गई है, ख़वातीन को जिस तरह से बेहुरमती की गई है, उनके कह लें कि चादर और चार दीवारी को जिस तरह किया गया है। और पंजाब में चीफ मिनिस्टर वो है जिसको कहा जाता है, जरदारी साहब कहते हैं अपना बच्चा है मेरा, ठीक है, उसको कह तो सकते थे ना चलो कि यार ख्याल करो कोई भाई आपका बच्चा है तो थोड़ा सा जमहूरी वैल्यूज़ का ख्याल कर लो। तो मसला ये हुआ कि उनके साथ अब उनको ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन वाली सिचुएशन में है। अब वो कोई बयानियाँ बनाएंगे, 90 दिन में इलेक्शन कराएं, उनको पता है मरदमशुमारी की जब अप्रूवल दे रहे थे सारे लोग शोर मचा रहे थे कि ये ना करें, आप इसमें आप शिरकत ना करें, अगर कर भी रहे हैं तो इतराज़ उठाएं कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकते ये सेंसस को अप्रूव। तो कुछ नहीं किया उन्होंने, वो कर दिया। अब कल की मीटिंग में पता ये चला एतजाज़ हसन साहब ने उनको पूरी ब्रीफिंग दी है उसके ऊपर तफसीली कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन क्या है, जो हम भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो हल्का बंदियां हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपके मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर सीटें बढ़ सकती हैं और उनकी री एलोकेशन हो सकती है सूबों में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ही हो सकती है। जो हल्का बंदियाँ हैं वो लॉ के तहत आती हैं उसके। अब ये वो जो सेंसस की बुनियाद पे जो सीटों की बढ़ोतरी होनी थी या उनकी तकसीम होनी थी सूबों के दरमियान, वो तो कर नहीं रहे। वो तो जो ओरिजिनल उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कर नहीं रहे। हल्का बंदियों की हल्का बंदियों की आड़ में, क्योंकि वो कानून के तहत हो सकती हैं, हल्का बंदियों की आड़ में ये अब उसको डिले कर रहे हैं। और हल्का बंदियों का भी मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल सेंसस हुआ है, इसमें सारा जो आपका जितने भी टैगिंग हुई है घरों की, इलाकों की, वो कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है जी। आप एक दिन बैठे दफ्तर में 2-3 दिन लगा के आप सारी हल्का बंदियाँ कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं। आप एक हफ्ता 10 दिन एतराज़ के लिए उसका ले सकते हैं। हार्डली 20 to 25 डेज़ में आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये 4 महीने वाला उज़र भी बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लॉजिक है या कोई उसकी किसी तरीके से वो कह सकते हैं कि हाँ जी 4 महीने ही लगेंगे। ये सिर्फ ताखीरी हरबे हैं, पहले जैसे मैंने कहा वही है, कुएं बदरा बहाना बस यार। जी ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जाता है, एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले 3 सालों से नवाज़ शरीफ की वापसी की तारीख पर तारीख आती जा रही है। जो नहीं आ रहे वो हैं नवाज़ शरीफ साहब। कई मौक़ों पर नून लीग रहनुमा ये कहते नज़र आए कि सितंबर में उनकी वापसी मुतवक्के है, मगर कल शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज़ शरीफ के हमरा खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि नवाज़ शरीफ अक्टूबर में वतन वापस आ जाएंगे। अब इन बदलती हुई तारीखों की वजूहात क्या हैं, पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही नवाज़ शरीफ ने बड़े अहम, बड़े रियलिस्टिक और बहुत ही जेन्युइन 2 सवालात अपने पार्टी रहनुमाओं के सामने रख दिए हैं। एक तो ये कि हम आवाम में लेकर जाएंगे क्या, फिर दूसरा ये सवाल कि क्या आवाम हमारा बयानिया कबूल करेगी। हिलाली साहब, ये सवाल हम भी अपने शो में कई दफ़ा उठा चुके हैं, लेकिन ये जानकर बड़ा अजीब लगा मुझे तो कि इन सवालात के जवाब खुद नून लीग के पार्टी कायद के पास भी नहीं है। देखिए सीधी सादी बात करें ना, ये बिजली का बयानिया करें ना थोड़ा सा, उनसे पूछा जाएगा कि तुम 2013 से 2018 तक पाकिस्तान में बैठे हुए थे गद्दियों में, और तुम कह रहे थे कि हम बिजली देंगे बिजली देंगे, तो क्या हुआ? आपके IPPs को आपने वादा किया था कि गैस देंगे कतर से, मगर वो गैस कतर का तो आया ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। उसके बाद आपने क्या हरकत की? कमाल की हरकत की। आपने सबसे महंगा फ्यूल जो है फर्नेस ऑयल, आपने कहा है कि हमारे ये जो बिजली के जनरेशन प्लांट्स हैं इनको फर्नेस ऑयल पे चलाएं। वो सब गैस पे चलाने आए थे, आपने कहा फर्नेस ऑयल पे चलाने आए।
तो फर्नेस ऑयल पे सबसे महंगा चीज फर्नेस ऑयल है भाई। फर्नेस ऑयल से महंगा कोई चीज है ही बात नहीं। कर रहे हैं, लेकिन इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में, बिजली के ऊपर जब हम बात करेंगे कि बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं नवाज शरीफ के हवाले से आपसे पूछना चाह रही हूँ कि तारीख पर तारीख आती जा रही है, अक्टूबर की तारीख आ गई है, क्या सिग्निफिकेंस है इस तारीख की? आपको लगता है कि आ जाएंगे वो या दोबारा तारीख बदलेगी? देखिए, अगर नवाज शरीफ वापस आया, जब देखिए वो व्हाट इज ही वेटिंग फॉर, चलिए ये बताएं। वो ठहरे हुए हैं कि 100% कास्ट आयरन मुझे एश्योरेंस मिले कि जब मैं इधर आऊँगा पाकिस्तान मुझे ये छोड़ देंगे, वो जो कन्विक्शन है उसको ओवरटर्न कर देंगे और हाँ ओवरटर्न कर दें, ये वो ठहरे हुए हैं। अब वो मैं तो समझता हूँ कि ये व्हाई डज ही टेकिंग द रिस्क? भाई 2 दफे बच गए हैं, क्या तीसरे दफे भी वो बच जाएंगे? लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि नो रिस्क है, अब तो उनका आना नो रिस्क है। हाँ, तो किसी ने कहा कि कोई चीज है ही नहीं दुनिया में जो नो रिस्क है, आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते विदाउट ए रिस्क। तो कहने की बात सिर्फ सीधी सादी ये है कि वो मेरे अपने ख्याल में he has to think 10 times। वो एक कन्विक्शन हुआ है, एक आदमी पे रिलाई कर रहे हैं, एक चीफ जस्टिस पे कह रहे हैं ये बिल्कुल मेरे खिलाफ था, दूसरे पे रिलाई कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि वो चीफ जस्टिस वाकई उनको जाने देगा और कन्विक्शन ओवरटर्न करेगा? Why should he do that? मैं तो समझता हूँ कि शाबाश वो तो देखिए वो क्यों नहीं जाके वो बैठे उधर और अपना ये करें, बिकॉज दिस इज नॉट रिस्क फ्री। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि रिस्क फ्री होना चाहिए, तो ख्वाजा आसिफ का क्राइटेरिया आप अडॉप्ट करें तो वो क्यों आए? सही नहीं, आई एम सॉरी, आई थिंक कि ये कह रहे हैं ये आएंगे, जब तक हर चीज़ गारंटी वो नहीं आएंगे, कुछ चीज़ गारंटी नहीं हो सका, मगर इट्स अप टू हिम। पता नहीं और कोई सीक्रेट डील्स हों, वो तो हो सकता है ऑलवेज। ठीक है, ठीक है। आसमा साहब, हमें ये लग रहा था और हम ये बात कर भी रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के भाई, उनकी हुकूमत रही है अभी पिछले दिनों, उसमें वो नहीं आ सके, जबकि सबसे ज़्यादा मुनासिब वक्त वही था। लेकिन अब अक्टूबर की तारीख आना, आपको क्या लगता है क्या वो अक्टूबर में आ जाएंगे, और क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से वो ये डिसाइड अब कर चुके हैं कि जी अक्टूबर में मैंने आना है वापस? जी बेसिकली इनकी लीडरशिप स्टाइल कुछ मुख्तलिफ है, वो उस पर अलहदा से रिसर्च होनी चाहिए और उसके बारे में अलहदा से एकेडमिया में एक होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए कि ये किस किस्म की लीडरशिप है जो कि मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को फ्री करके चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो मुश्किलात गुजारते हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं, परेशानी में हाई स्ट्रीट्स में वॉक करते हैं, परेशानियों में एक सुपीरियर लाइफस्टाइल जो पाकिस्तान में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता गुजारते हैं, और फिर उसके बाद दे सीक गारंटीज टू कम बैक टू पाकिस्तान। और उसमें भी हम ये तबसरा कर रहे होते हैं कि हमारा जो एक प्राइमरी लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी का प्राइमरी लीडर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ड्राइव करता है, वो किन गारंटीज का इंतजार कर रहा है उसके बाद तो पाकिस्तान आएगी। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास जब वो जेल गए थे ना, उस वक्त भी एक मैंने आर्टिकल लिखा था कि ये गोल्डन टाइम होता है किसी भी लीडरशिप के लिए कि वो अपने आप को एलिवेट करे टू अ पोजीशन, वो लोगों के लिए अनकॉम्प्रोमाइजेबल हो जाए, वो लोग कहें कि भाई यही बंदा है हमारा जो हमें लेके हमारी सॉवरेंटी इसी बंदे के पास है और यही हमें एक सॉवरेन पाकिस्तान दिलाएगा क्योंकि ही इज देयर विद अस। लेकिन जब भी इस सिचुएशन नवाज शरीफ साहब को मिली है ना, उन्होंने हमेशा इसको फॉरसेक करके एक इजी वे ऑप्ट किया। अभी इस वक्त वो क्यों नहीं वापस आ रहे? जब तक सुप्रीम कोर्ट में या प्रेसिडेंसी में बहुत क्रिटिकल चेंजेस नहीं होंगी, उनको और गारंटीज नहीं मिलेंगी, वो पाकिस्तान नहीं आए। उसके अलावा भी जैसे कोई और डील्स और पता और क्या ना क्या पीछे चलता रहता है, वो सब कुछ जब तक उनके हैंड में नहीं होगा वो नहीं आएंगे। ही डोंट बिलीव इन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, ही डोंट बिलीव इन दैट। आपने भी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था कि वो क्या देना चाहे, क्या लेके आएंगे, क्या नैरेटिव वो देंगे, लोग क्या सेल करें जी।
वो क्या दे सकते हैं? पिछले वो पूरे टेन्योर में हमें वो ये समझाते रहे हैं कि हर चीज के पीछे एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है और उस नॉन पॉलिटिकल एंटिटी के साथ हम अलाइन है और इस वजह से हम जो है वी आर द ओनली सोल्यूशन। हर पॉलिटिकल केओस में वो एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी को दरमियान में लाके उन्होंने खड़ा किया और हर किसी को कन्विंस किया कि वी आर बिकॉज वी आर अलाइंड, बिकॉज वी आर ऑन वन पेज, दैट्स व्हाई वी आर सेफ। पीपल डज नॉट मैटर, उनकी ओपिनियन डज नॉट मैटर, जमहूरियत में जमहूर डज नॉट मैटर। इसके बाद वो क्या नैरेटिव अब सेल कर सकते हैं? वो अचानक से नजरियाती हो जाएंगे, वो अचानक से रेवोल्यूशनरी हो जाएंगे, अचानक से ये सारी हमें उन्होंने यही कन्विंस करवाया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जमहूर का कोई वैल्यू, देयर आर मेनी अदर मैटर, so they don't have anything in their bucket of roses then। ठीक है। राव खालिद साहब, ये सवाल और ये बातें जो हम आपसे भी पूछते रहे कि जी कैसे नून लीग वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करेगी, अगर नवाज शरीफ वापस आ भी जाते हैं कैंपेन्स में, वो लेकर क्या जाएंगे आवाम के पास? ये सवाल का जवाब नवाज शरीफ के अपने पास नहीं है। आप कुछ बता सकते हैं, उनको कोई मशवरा दे दें? मशवरा तो अब टाइम गुजर गया उनका, माशाल्लाह उम्र इतनी, उनका ख़ुद तजर्बा इतना है। मेरा तो ख्याल था कि वो लंदन में बैठे, पहले भी एग्ज़ाइल में रहे, तो कोई किताब विताब लिखेंगे वो और हमें बताएंगे कि वो किन किन मुश्किलात से गुज़रे और क्या क्या उन्होंने सीखा अपने उस तजर्बे से। मुमकिन है वो किताब उनके लिए एक अच्छा बयानिया साबित हो जाती, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पढ़ने लिखने की तरफ इतने माइल नहीं रहे कभी भी। अगर वो थोड़ा सा तारीख़ का मुताला करते तो फिर वो लीडर भी बन जाते, क्योंकि जो लीडर है वो वही होता है जो तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहता है, जो हुकूमत में ज़िंदा रहना चाहता है, इक़्तिदार में ज़िंदा रहना चाहता है, डीलें करके काम चलाना चाहता है, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। वो एट द बेस्ट एक हुक्मरान, अच्छा बुरा जैसा भी है वो बन जाएगा, मुमकिन है सियासतदान बन जाएगा, लेकिन लीडर नहीं बन सकता। लीडर वो है जो तारीख़ का इदराक रखता है और तारीख़ में ज़िंदा रहने का हौसला रखता है, उसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, अक्टूबर की डेट दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई बात होती है वो सितंबर में आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं, जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, लेकिन साल उन्होंने कभी नहीं बताया कि 2023 में आ रहे हैं, 2025 में आ रहे हैं, 2030 में आ रहे हैं। साल का जिक्र नहीं करते। ये अक्टूबर तो हर साल होता है, सितंबर भी हर साल होता है, तो कौन से साल में अगर वो वजाहत कर दे तो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी कि कब आ रहे हैं। लेकिन एक उनकी तारीख़ है आने और जाने की। दिसंबर 2000 में पहले और फिर नवंबर 2019 में वो डील करके गए थे, उसकी पूरी डिटेल्स उनके अपने लोगों ने, ख्वाजा आसिफ ने खोल दी हैं। 2000 वाली वो सऊदी के इंटेलिजेंस चीफ मुकरन और जो वो उनके अजीज़ थे हरीरी के बेटे, वो आके यहाँ बता के गए थे हमें जब इन्होंने वापस आने की कोशिश की थी कि क्या क्या डील हुई थी। सारे कागज़ वो मंत्री यहाँ पे आके साइन करके गए थे। अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब सारी तफसील से बता चुके हैं कि किसने भेजा, कैसे भेजा और क्या डील हुई वो। तो अब वापस भी अगर आएंगे तो वो डील के तहत ही आएंगे। अच्छा। अब वो डील के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जो नो रिस्क की बात की जा रही है उसको मैं इस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ, नो रिस्क का मतलब है कि वो नहीं आ रहे, क्योंकि जीरो रिस्क, जैसे जीरो रिस्क की बात करते हैं तो हिलाली साहब ने जैसे कहा जीरो रिस्क तो किसी चीज़ में नहीं है। अब कुछ सारा कुछ उनके फेवर में हो, जहाज़ से उतरते हुए सीढ़ी से पाँव स्लिप हो जाए तो फिर अल्लाह खैर करे को ऐसी चोट लग जाए वो कंपेयर ना कर सके, 6 महीने बेड रेस्ट मिल जाए उनको, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई डिटर्मिन नहीं कर सकता ज़ीरो रिस्क वाली चीज़। ज़ीरो रिस्क उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट या बहुत बड़ा बेंच जिसने इनको सजा दी, उससे बड़ा बेंच बैठ के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कोई आउट ऑफ टर्न जाके कोई चीज़ टेकअप करे और उसमें डिसाइड कर दे कि ये जो सज़ा होती है ये इतनी होती है, और वो रिट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगी। जब मियाँ साहब को सजा मिली थी उस वक्त से इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद उनके दूसरे कोर्ट में केसेस हैं, वो सारे केसेस में उनको बेल ही मिल जाए कम अज़ कम, तो वो उनकी सज़ा सस्पेंड होकर उनको बेल मिले तो वो उनके लिए होगा। उसके बाद फिर मरहला आएगा इलेक्शन का, जो कहीं नज़दीक नज़र नहीं आ रहा है मुझे, 6 महीने में भी नज़र नहीं आ रहे। जब इलेक्शन का मरहला आएगा तो फिर उनको अवाम के पास जाके वोट लेना पड़ेगा। वोट लेके वो इलेक्शन जीतेंगे मेजॉरिटी से, उसके बाद उनकी फिर कबूलियत का मरहला आएगा। क्या उनकी कबूलियत है अभी या उस वक्त होगी जब वो इलेक्शन जीतेंगे, तो फिर जाके आएगा। अभी बहुत मकामात बहुत है, हो जाना ही नहीं, अभी ये बता देगा कि कबूलियत हो चुकी है उनकी।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। कबूलियत, क्योंकि जब छोटे भाई की कबूलियत हो चुकी है तो वो सायरा बानो साहिबा ने बड़ा खूबसूरत बात की थी कि बड़ी लड़की का रिश्ता आया था लेकिन उनको छोटी पसंद आ गई। तो वो फिर ऐसी सूरत हाल में जो है, अच्छा, ऐसी सूरत हाल में कोई क्या कर सकता है? फिर वो जो रिश्ता लेने आए हैं वही बताएंगे कि हमने किसके साथ निभाह करना है, किसके साथ नहीं करना। तो मेरा ख्याल है बड़े मुश्किल मराहिल है उनके लिए, सियासी तौर पे भी और कबूलियत के हवाले से भी इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ लोगों में वो रखने के लिए कि आ रहे हैं मियाँ साहब, अब आए कि तब आए, बस तैयारी पकड़ ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो उस तरह से सूरत हाल होती नजर आ नहीं रही। इलेक्शन होंगे, करीब होंगे जी, बस बिल्डअप ही 3 साल 4 साल से देख रहे हैं, बिल्डअप क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस बिल्डअप की बुनियाद भी नहीं बनी अभी तक। तो चलें जी, ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। हुकूमत से बिजली के नरखों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। ताजिरों ने बिजली के भारी बिल्स और टैक्सों की भरमार के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ शहरों में बिजली कंपनीज़ के अमले पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए हैं और नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि आइस्को यानी इस्लामाबाद में बिजली फराहम करने वाली जो कंपनी है उसने बाकायदा ख़त लिख कर पुलिस से ये दरख्वास्त की है कि उनके दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। अब सारिफीन की जानिब से इस तरह की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि बिजली के बिल में बिजली की कीमत जितने टैक्सेस शामिल किए जा रहे हैं। अब पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में हमने देखा था कि बिजली की कीमत में औसतन 100 गुना तक इजाफा हुआ और इसके बाद निगरान हुकूमत आई है तो उसने भी फ़ी यूनिट कीमत को मज़ीद बढ़ाया है। इसके अलावा बिजली पैदा करने वाली दरामदी फ्यूल जैसे गैस होती है, कोयला या फर्नेस ऑयल होता है, उसकी कीमतों में भी इजाफा देखा गया और इसका असर भी हमने देखा कि बिजली के बिलों पर बराह रास्त पड़ा है। हिलाली साहब, बिजली के बिलों के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक इजलास भी बुलाया है, फिर वो ये कह रहे हैं कि जी रिलीफ देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको लगता है रिलीफ का मार्जिन है अभी? देखिए, कमाल होगा अगर रिलीफ मिल जाए, इसलिए कि अगर आप रिलीफ दे दें तो IMF आके कहेगा आपके साथ वादे करने का फ़ायदा क्या। Exactly. हम वादा करते हैं और आप उनको वादा तोड़ देते हैं। अगर रिलीफ ही देना था तो हमें क्यों पूछ रहे हैं आप आके वादा करें। देखिए, ऐसा सिचुएशन बहुत कम हुआ है पाकिस्तान में। आपने मेरे ख्याल में आपके सवाल में थोड़ा सा ये अर्जेंसी इंजेक्ट करते जिसमें आप कहते कि पब्लिक सुसाइड कमिट कर रहे हैं, लोग अपने खुदकुशी कर रहे हैं इसलिए कि बिल नहीं दे सकते हैं। आपने ठीक कहा, वो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी जो है उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो तो कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें ये बेचारे जब जाते हैं कनेक्शन काटने के लिए इनको मार पड़ती है बुरी तरह से। FIRs फाइल हुए हैं लोगों के खिलाफ जो इनको मार रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स वेरी सीरियस। 35% लोगों ने अपना बिल नहीं दिया है इस्लामाबाद या लाहौर, दोनों में से एक। 35% मुझे अभी पता चला जी। एक्शन कमिटीज बन गई हैं कि आप नहीं देंगे, आप जलाएंगे। ये जो हो रहा है ये इट्स नो जोक। ये ऐसा नहीं है थोड़ा सा बढ़ गया तो कुछ बेचारे गरीब लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल 180,000 जिसका बिल है, 75,000 तो सिर्फ टैक्स है उसमें। ऐसे ही है। बिल्कुल एक आदमी का 30,000 रुपया तनख्वाह है, 5 बल्ब हैं, 2 फैंस हैं, 2 पंखे हैं और उसको आप 20,000 का बिल भेज दें। मैं आपको बताता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब बेटर टेक इट सीरियसली। अगर ये कंसेशंस ना दें तो भाड़ में जाए जो IMF कहते हैं, मगर अगर इधर कंसेशंस ना दें और कुछ लोगों को ये बर्डन कम ना करें तो मेरे ख्याल में देयर विल बी ट्रबल, सीरियस ट्रबल। ठीक है आसमा साहिबा, हम देख रहे हैं कि एक अनार्किक सिचुएशन नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है इसका बार PDM पर जाता है या फिर निगरान हुकूमत पर? और क्या निगरान हुकूमत इस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना कर सकेगी, संभाल सकेगी सिचुएशन? सलाहियत है उसमें इतनी?
देखिए जी, ये तो एक अभी तो दिस इज द टिप ऑफ द आइस। ये तो अभी एक ऐसी सिचुएशन है जो इवॉल्व हो रही है। बिजली के बिल एक चीज सर्विस हो गई क्योंकि उसका हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर गवर्नमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, इस वजह से गवर्नमेंट उस पर डायरेक्टली रिएक्ट किया है। वरना जो हमारे परचेजिंग पावर जिस तरीके से नीचे आई है, लोगों को खाने खिलाने पड़े हुए। इट इज नाउ अप टिल टास्क टू हैव 3 meals a day इन पाकिस्तान। और वो सिचुएशन जिस तरह इवॉल्व हो रही है, वो हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस मैग्नीट्यूड तक जाएगी या उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इनकी कैपेसिटी है कि है या नहीं, इनकी जो रिस्ट्रिक्शन है या नहीं, दे आर इन सिचुएशन के इस चीज को बड़ा प्रोएक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा। हमारे पास बेसिकली किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपकी मिडिल क्लास को इनेबल होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी का व्हील चला सके। आपकी मिडिल क्लास क्रश हो गई है इस वक्त। आप ये 4-5 बिल जमा कर लें तो वो हर महीने 20, 25, 30, 40 हजार नेगेटिव में जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, लोग डेफर्ड पेमेंट पे चीजें ले लेते हैं, वो आपका एक रोल अप चलता रहता है। लेकिन अब आपका जो कारोबारी तबका है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये हेल्पिंग हैंड अपने नीडी बहन भाइयों को या जिनके साथ उनका ये सिस्टम है उन्हें ये हेल्पिंग हैंड दे सके। आप सोचें आज से 4 से 10 महीने में क्या सिचुएशन इवॉल्व होगी। बिल्कुल, ये तो हमारे पास पहले एक कैटलिस्ट आ गया ना कि आपकी बिलें नहीं जमा हो रही, बिलें नहीं पे कर सकते, लोग खाना नहीं पूरा कर सक रहे, दे कैन नॉट हैव 3 meals a day। आपके बच्चे से एक बहुत बड़ा क्राइसिस वेस्ट में आता है कि बच्चे जो आप स्कूल्स में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सोशल वर्क से भी ताल्लुक है, दे आर नॉट टेकिंग लंच एनीमोर। अच्छा, तो ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत इस पे एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ये हाथ से निकल जाएगी और उस वक्त फिर कुछ नहीं हो सकेगा सिवाय इसके कि सैलाब, ये जो सैलाब इसके आगे इसके में जो भी आएगा ना, इट विल टेक इट अवे, वो बहा के ले जाएगा। राव खालिद साहब, एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन लेंगे कैसे एक्टिव एक्शन? अगर सब्सिडीज़ दे देते हैं आवाम को तो IMF का प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। अगर सब्सिडीज़ नहीं देते, रिलीफ नहीं देते, तो आवाम फाकों का शिकार होने जा रही है, खुदकुशियों पर मजबूर हो रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। करें तो करें क्या? इस वक्त सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन इसका सिंसेरिटी है। अगर खलूस नीयत से मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाए तो ये हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि किसी को कोई शौक़ ही नहीं है, ना कोई ख्वाहिश है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। और 75 सालों में ये कभी सोचा ही नहीं गया कि आम आदमी के बारे में हमने क्या करना है। सिर्फ अपने इक़्तिदार का सोचा गया है, अपने पैसे किस तरह बनने हैं, कहाँ कहाँ से बनने हैं, किस किस को फ़ायदा पहुँचाना है, किस किस को ओहदे देने हैं। इन चीज़ों से बाहर हम निकलते ही नहीं। हम वहीं पे जो हमारी इशराफिया है उसने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि वो हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और आम लोग जो हैं वो उनके लिए सहूलतकार के तौर पे काम करेंगे और उनको फ़ायदा बिल्कुल नहीं देना, बल्कि उनको बिल्कुल ऐसी जगह पे रखना है कि वो कभी ये सोच ही ना सके कि वो भी कभी हुक्मरान बनेंगे या वो भी कभी इलेक्शन लड़ सकेंगे या कभी आगे आएंगे, उस पॉलिटिकल सर्कल में दाखिल होंगे जहाँ पे ये सारी अशराफिया बैठी है। हल देखे इसका जो इम्पैक्ट है, एक तो डोमिनोज इम्पैक्ट होता है हमेशा हमारे यहाँ फ्यूल प्राइसेस का। अच्छा, उससे हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। फ्यूल प्राइस, आप फ्यूल की प्राइस बढ़ी, आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बिजली के बिल की कीमत बढ़ गई, बिजली के बिल की कीमत बढ़ी, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई। जो चीज़ आपको 5 रुपए की बन के मिल रही है वो आपको 7 रुपए की मिलेगी, 8 रुपए की मिलेगी। इसी तरह से ये उसको जमा, आपके स्कूल में बच्चों की फ़ीसें, उसमें सरप्लस हो जाएगा, आप के किरायों में सरप्लस हो जाएगा, आपके बाकी चीज़ों में, दर्जी तक इवन जो ज़ाहिर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो उसमें कढ़ाई सिलाई जो भी है उसमें आपका वो ऐड हर लेवल पे, छोटे से लेकर ऊपर तक चला जाएगा। हल इसमें सीधा सीधा है बिल्कुल। नंबर 1, जो प्रोडक्शन कास्ट है आपकी, आज तक गवर्नमेंट ने बताया है कि जो IPPs हैं वो जो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट कितने पैसे में खरीद रही है, आज तक नहीं बताया। सही बात है। डॉलर्स भी है, पहली बात ये है, पाकिस्तानी रुपये में नहीं रखा, डॉलर्स का अलग इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, वो आपने ले लिया। उसके बाद आप जो उनको फ्यूल सप्लाई दे रहे हैं, क्या आपने उनका कभी वो फोरेंसिक ऑडिट किया कि वो फ्यूल सप्लाई ले रहे हैं, प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, आपको सप्लाई कितनी दे रहे हैं?
उसमें बहुत बड़े घपले हैं, यानी खरबों रुपए के घपले महीने में होते हैं। अच्छा। फ्यूल प्रोडक्शन और जो सप्लाई आ रही है से मैं यानी कोई बड़ा क्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगर हम IPP से वो हमें कहते हैं हम 1000 मेगावाट आपको दे रहे हैं और हम उनको 1000 मेगावाट की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो सिस्टम में आ रही है वो शायद 700 या 600 मेगावाट आ रही है। 400 मेगावाट हम पता नहीं क्यों पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो कहाँ जा रही है। फिर जो 600 आ रही है उसमें से 100-200 चोरी हो रही है, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है, आपने कोशिश ही नहीं की उसको चोरी को ठीक करने की कि उस चोरी को पकड़ ले हम। सही बात। वो बोझ मेरे ऊपर डाल देते हैं आप। मेरे मोहल्ले में अगर आप 10 मेगावाट दे रहे हैं और आपकी जो आपके बिल के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 7 मेगावाट आती है, आप ऊपर वाले 3 मेगावाट जो है वो टैरिफ रैशनलाइजेशन के खाते में वो हम सारे मोहल्ले में तकसीम कर देते हैं। जो बिल रेगुलरली बेचारा पे कर रहा है वो किस जुर्म की सजा भुगत रहा है भाई? उसने तो चोरी नहीं की, बजाय इसके कि आप चोरी वाले को पकड़े, आप जो पैसे दे रहे हैं, जैसे हमारा FPR करता है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, उनकी गर्दन मरोड़े जा रहे हैं, निचोड़े जा रहे हैं। जो बिल पे कर रहा है उसको मुसीबत भुगतनी पड़ रही है। ना चोरी पकड़ रहे हैं, ना चोरी खुद रोक रहे हैं, ना खुद चोरी करने से रुक रहे हैं। और जो IPPs है उनके साथ कि जो ईमानदार लोग हैं जो दयानतदारी से अपने बिल्स भी पे कर रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, फिर एक टाइम पे आके वो भी ये सोचने लग जाते हैं कि हमें तो कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो फिर हम भी चोरी करना शुरू कर देते हैं और फिर ये इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। हिलारी साहब, आप आखिरी लास्ट कमेंट कर दीजिए, मुझे फिर क्लोजिंग करनी है। ये हद है ना कि हम जो हैं हम ज्यादा पैसे देते हैं निस्बतन अमेरिकन। अमेरिका को 300 यूनिट्स 50,000 हम देते हैं, 50,000 उधर 5,000 रुपया पे आ जाता है 300 यूनिट्स जी। यार खुदा गेट रियल। ये लोगों ने जो किया है इस मुल्क के साथ, ये तो एक क्राइम है। जिन लोगों को जो लोग एक दफ़े का खाना आपका ख़त्म कर देते हैं इसलिए उन्होंने इस किस्म के फैसले लिए हैं, देन इट्स अ क्राइम। तो क्यों वो वादा करके फर्नेस ऑयल पे डाला? अगर आप हाइडल पे चलते, मैं नहीं कहता कि हाइडल को काफ़ी पैसे थे, मगर रेज करो टैक्सेस और एक दफ़े बनाओ और फिर वो सस्ता हो जाएगा। एक्सप्लेन करो, लोगों से बात करो। ये लोग इसीलिए तो कह रहे हैं ना, दिस इज अ टोटली फेल्ड स्टेट। इन लोगों फिर आ रहे हैं वापस। गॉड से कोई होप ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।